तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एमबीबीएस में सीट अलॉट नहीं हुई है, तो क्या अल्टरनेट हो सकता है ह्यूमंस की सेवा करने के लिए? ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें वो अभी अपना वाइट कोट पहनने का सपना पूरा कर सकते हैं? वो एमबीबीएस जैसी ही है। अच्छा, मतलब सेम सब्जेक्ट्स रहते सेम हैं। सब्जेक्ट्स रहते हैं। मतलब जो एमबीबीएस में है वही सेम साढ़े बीएचएमएस 5 में। साल का ये कोर्स है, जिसमें एकेडमिक 4.5 साल हमें पढ़ना पड़ता है और 1 साल की इंटर्नशिप है, सेम जैसे एमबीबीएस में होती है। या जहाँ की एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स को या पास आउट को अपना क्लिनिक खोलने के लिए एमडी करना पड़ता है या फिर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो होम्योपैथ डॉक्टर कितने इन्वेस्टमेंट से अपना क्लिनिकल पार्ट शुरू कर सकते अगर फॉरेन में जाके बहुत सारे सेमिनार्स कर रहे हैं, हैं। अर्निंग सोर्स भी है ये आजकल स्पीकिंग का। तो होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए ये स्पीकर बनना भी एक अर्निंग सोर्स बन गया है। दोस्तों, नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। अब लोग मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एमबीबीएस में सीट अलॉट नहीं हुई है, तो क्या अल्टरनेट हो सकता है ह्यूमंस की सेवा करने के लिए? ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें वो अभी अपना वाइट कोट पहनने का सपना पूरा कर सकते हैं? तो ऐसे ही क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ उपस्थित हैं शेखावाटी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सचिन गुप्ता जी। तो वेलकम सर। नमस्ते सर, सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स में, एक होड़ है एमबीबीएस की। हर किसी को तो नहीं मिल सकता, पर एमबीबीएस के बाद लोग अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। कुछ लोग बीडीएस की तरफ जाते हैं, कुछ लोग वेटनरी की तरफ जाते हैं। ऐसे में अगर नीट के बाद एमबीबीएस नहीं मिला है, तो बीएचएमएस यानी कि बैचलर इन होम्योपैथी मेडिकल साइंस उनके लिए कैसे एक बेहतर कैरियर विकल्प हो सकता है? इस पर आप स्टूडेंट्स को या अभिभावकों को कुछ बताएं। देखिए, एमबीबीएस बायोलॉजी लेने के बाद हर स्टूडेंट का एक सपना रहता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद कैरियर ऑप्शंस में हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एमबीबीएस के अलावा जो भी अल्टरनेटिव साइंस चल रही हैं या अल्टरनेटिव थेरेपीज़ जो ट्रीटमेंट में काम आ रही हैं, तो हम उस ट्रीटमेंट में क्या बेहतर ऑप्शन है उसे चूज़ करना चाहिए। तो अगर उस ट्रीटमेंट में देखा जाए तो वर्ल्ड नंबर 2 पर अगर देखें तो होम्योपैथी साइंस ही है जो बेहतर इलाज दे रही है, और ये तो अभी कोविड के बाद से सभी लोगों को पता भी है। अब इलाज के साथ साथ अर्निंग सोर्सेज भी क्या ये पैथी पूरा कर पा रही है, तो उसमें भी देखा जाए तो आप जहाँ भी रह रहे हैं उसके आसपास कोई ना कोई होम्योपैथी क्लिनिक्स भी रहती हैं, तो वहाँ फुटफॉल देख सकते हैं और पेशेंट का क्योर रेट भी देख सकते हैं साथ में कि वो कितने प्रतिशत ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि न केवल एक सेकंड लार्जेस्ट पैथी है ये वर्ल्ड में, बल्कि इनकम ओरिएंटेड पैथी भी है। अभी आज से अगर मैं 10 साल पुरानी बात करूं तो होम्योपैथ डॉक्टर जनरली कम मिला करते थे, मगर अभी धीरे धीरे लोगों में होम्योपैथी का स्कोप बढ़ रहा है और आप अब ये कह सकते हैं कि हर 10 में 2 डॉक्टर होम्योपैथ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों का इवन छोटी नहीं बड़ी डिसीज़ में भी एलोपैथ की तरफ से थोड़ा सा विश्वास कम होके होम्योपैथ की तरफ जाग रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं तो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। खैर सर, बहुत अच्छी बात है। सर, एक और मेरा बड़ा क्वेश्चन, कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जब कोई डिग्री लेता है तो उसका एक ही स्कोप रहता है कि भाई मुझे आगे जाके फ्यूचर में अर्निंग करना है। होम्योपैथ डॉक्टर बनने के बाद, बीएचएमएस करने के बाद, होम्योपैथ डॉक्टर में क्या स्कोप है, क्या इसके फीचर्स है और क्या इसकी इनकम्स हैं, उसको भी एक बार आप बताएं। देखिए, आफ्टर बीएचएमएस कई तरह के कोर्सेज हैं जिसमें कोई भी बीएचएमएस स्टूडेंट जा सकता है। उसमें ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो सिर्फ होम्योपैथी ही करेगा। अच्छा, जैसे तो ऐसा नहीं है कि आप होम्योपैथी में फंस जाएंगे और कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो विकल्प तो सारे खुले रहते हैं, इसे एक ग्रेजुएशन की तरह देखना चाहिए। तो अगर आप 12वीं कक्षा के बाद कोई ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं जिसमें आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ कंपेयर करके देखेंगे तो बीएससी से बेहतर एजुकेशन आपको बीएचएमएस में मिल रही है। इवन हम और पैथीज में देखें तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, यूनानी ट्रीटमेंट से, सिद्धा से, योगा से, नेचुरोपैथी से या फिजियोथेरेपी से, इनमें भी अगर कंपेयर करें तो होम्योपैथी एक अच्छा विकल्प होता है। अब बच्चों को ये क्यों चूज करना चाहिए, इसके कई कारण हैं। उनमें से एक है कि इसकी जो पढ़ाई है ना वो एमबीबीएस जैसी ही है। अच्छा, मतलब सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं। मतलब जो एमबीबीएस में है वही सेम बीएचएमएस में। 5.5 साल का ये कोर्स है जिसमें एकेडमिक 4.5 साल हमें पढ़ना पड़ता है
और 1 साल की इंटर्नशिप है, सेम जैसे MBBS में होती है। तो फिर डिफरेंस क्या है सर? उन्हीं के सब्जेक्ट्स हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या डिफरेंस है? मेडिसिन का डिफरेंस है। ओके। वो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, हम होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ते हैं। हम अपने लॉस पढ़ते हैं, उन्हें देने का तरीका और किस तरीके से डील करना है पेशेंट को होम्योपैथी में, हमें वो पढ़ना पड़ता है। बट साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि इसके एलोपैथिक एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। ओके। तो वहाँ भी हमें ये देखना होता है कि हम किस जगह पर रेफर करना है पेशेंट को एलोपैथी में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इमरजेंसी में एलोपैथी एक अच्छी साइंस है जो काम भी आती है। तो सब कुछ होम्योपैथी नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ कर सकती है वहाँ बेस्ट है। ओके। जनरली लोगों का ये मानना है कि छोटी डिसीज में होम्योपैथी काम करती है, क्या ये मिथ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि छोटी डिजीज में ही काम कर रही है, ये तो बड़ी डिजीज में भी काम कर रही है। जैसे कैंसर में लोग होम्योपैथी दवाइयाँ दे रहे हैं। इसका कहीं पर प्रूफ है? बहुत फेमस मेडिसिन्स आ रही हैं। अगर कोई गूगल पर सर्च करना चाहे, सर्च करे कैंसर मेडिसिन्स इन होम्योपैथी, वो आ जाएंगी। ओके। और कई डॉक्टर्स हैं जो कैंसर में काम कर रहे हैं। बॉम्बे में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर फारूक जे मास्टर, उन्होंने कैंसर में विशेषज्ञता हासिल कर रखी है। ओके। और भी कई डॉक्टर हैं, ये तो मैं एक नाम दे रहा हूँ। बहुत सारी कंपनीज बना ली हैं कई डॉक्टर्स ने जो अपना पेटेंट मेडिसिन दे रही हैं कैंसर के लिए। सर BHMS के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? मैं अगर बिल्कुल रफ लैंग्वेज में पूछूं, में जनरल एक फायदा है, आपको नाम के आगे एक तो डॉक्टर कहलाने को मिलता है। व्हाइट कोट का सपना पूरा हो रहा है। सपना पूरा होता है। आप समाज की सेवा में अग्रणी शिक्षा लेके आगे आते हो और एक नोबल प्रोफेशन के साथ आते हो। बिल्कुल। आपकी जो पैथी रहेगी वो जरूर होम्योपैथी रहेगी, लेकिन ट्रीटमेंट तो अल्टीमेटली आप पेशेंट को दे ही रहे हो। और ये ट्रीटमेंट अगर एलोपैथी दवाइयों से पहले मिल रहा है तो उसकी सबसे बड़ी सेवा आप कर रहे हो कि उसको अननेसेसरीली एलोपैथी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही। आए दिन आज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई दवा का डिस्पैच गलत हो गया, उससे ये मरीज मर गए, किसी वजह से OT में इन्फेक्शन फैल गया, उससे मरीज मर गए। यानी डॉक्टर की वजह से नहीं जान जा रही, बट उस तरह के मीडियम में, उस तरह के माहौल में जान जाने के आसार बढ़ रहे हैं। जबकि एक होम्योपैथी क्लिनिक में ऐसा बेहद ही शायद ही कोई 0.1% सुनने में आता है कि होम्योपैथ की वजह से जान चली गई। सर इन्वेस्टमेंट कितना है ड्यूरिंग एजुकेशन और आफ्टर एजुकेशन? बहुत कम नॉमिनल फीस जो यूनिवर्सिटी ने रख रखी हैं वो 1.82 लाख चल रही है इस वक्त। 1,82,000 रुपए 1 साल की फीस है। इसमें एकेडमिक फीस तो यही रहेगी। इसके अलावा अगर हॉस्टल फीस या कोई इंस्टीट्यूट लेता है तो वो एक्स्ट्रा फीस एडिशनल हो जाती है। ओके। और एंड आफ्टर ग्रेजुएशन यानी कि BHMS की डिग्री के बाद, या जहाँ की MBBS वाले स्टूडेंट्स को या पास आउट को अपना क्लिनिक खोलने के लिए MD करना पड़ता है या फिर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो होम्योपैथ डॉक्टर कितने इन्वेस्टमेंट से अपना क्लिनिकल पार्ट शुरू कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पर्सनल अगर किसी स्टूडेंट को होम्योपैथी क्लिनिक खोलनी है तो उसको रेंटल स्पेस का अगर रेंट देना है तो रेंट देना पड़ेगा, जो हर जगह का अलग अलग नहीं, नॉमिनल बस अपने स्ट्रक्चर कितने में? नॉमिनल 15,000 रुपए 10,000 रुपए से भी क्लिनिक्स खुल जाती हैं। अच्छा। और अगर रिमोट एरिया में या रूरल एरिया में क्लिनिक खुल रही है तो वहाँ तो 5,000 रुपए भी रेंट में मिल जाती है जगह। और एक छोटी सी जगह भी पर्याप्त होती है एक होम्योपैथी डॉक्टर के लिए, जिसमें उसका 10x10 में चैम्बर बन जाए। ओके। तो 10x10 के अंदर एक चैम्बर में पेशेंट टेबल और एग्जामिनेशन डेस्क ये सब आ जाता है, और एक उसका छोटा सा होम्योपैथी दवाइयों का स्थान बन जाता है जिसमें वो फार्मेसी कर सकता है, अपना मतलब क्लिनिकल शुरू कर सकता है। और इस पूरे को अगर इस्टेब्लिश करने में पैसों की बात की जाए तो दवाइयों का खर्च मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपए आएगा, जो कोई भी वहन कर मतलब अपने अंडर 1 से 2 लाख में वो अपना एक बढ़िया स्टार्टअप शुरू कर सकता है। और अगर उसके इलाज में वाकई में गुणवत्ता है तो बहुत अच्छा वो समाज की सेवा भी कर पाए। जैसा कि सर अभी आपसे मेरी बात हो रही थी, 22 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। मेरे नॉन में है एक डॉक्टर रघुवंशी करके, विनीत रघुवंशी, और मैं उनको 2006-7 से जानता हूँ। और मैं 6 और 7 की बात बता रहा हूँ कि वो उनके पास इतनी भीड़ रहा करती थी, इतनी भीड़ रहा करती थी, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक इतनी भीड़ किसी के पास देखी नहीं। पैसे की बात करूँ तो अच्छी इनकम उन्होंने कमाई, और जबकि वो बहुत नॉमिनल पैसे में ही दवाइयाँ देते थे, क्योंकि इसकी दवाई का बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होता। सही कह रहे हैं। तो वो 10 से 15 रुपए की दवाई देते थे, मगर लोग इतने रहते थे उनके पास। ऐसे बहुत सारे नाम हैं मेरे पास होम्योपैथ डॉक्टर के
एक डॉक्टर हुसैन असगर करके, जिनको मैं जानता हूँ और काफ़ी उन्होंने लोगों को ठीक किया है और काफ़ी होम्योपैथ में बड़ा नाम है रहे हैं। 22 इयर्स के एक्सपीरियंस में आपके कोई ऐसे आपके नोन हैं जो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हुए हों और उन्होंने MBBS से ज़्यादा इनकम की हो? शिफ्ट होने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल ग्लोबल जो हम ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं वो ऑनलाइन भी चल रहा है। ऑनलाइन भी चल तो रहा है। बहुत सारे इंडिया के ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऑनलाइन अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं और वो उस तरह से फीस ले लेते हैं और वो दवाई का नाम जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ऐसे हम तो करते ही हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक नहीं है, ऐसे कम से कम हजारों डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनकी जो अर्निंग है वो डॉलर्स में होती है। तो वो मिनिमम $30 से शुरू हो जाती है, $50-60 $100 तक पर प्रिस्क्रिप्शन। मतलब काफी अच्छा, लैक्स में वो इनकम कर सकते हैं। अच्छा इनकम सोर्स है ये। और इंडिया में भी अगर ऑनलाइन बिजनेस करना हो तो आप गूगल करके देखेंगे, मोस्ट ऑफ द होम्योपैथ्स अपनी क्लिनिक से ज्यादा ऑनलाइन क्लिनिक्स करके बैठे और ऑनलाइन कमा रहे हैं। जनरली MBBS क्या, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो एक MBBS 80 to 90,000 से लेकर 120-130 तक जाता है MBBS। अगर BHMS करने के बाद लोग इतना ही कमा पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली तो बहुत अच्छी बात है। और उद्देश्य तो यही है ना, सेवा करना है और साथ में अपने घर का पोषण करना है, दोनों मिल जाता बिल्कुल, है। दोनों होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही खराब नहीं ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। तो देखिए, मैं आज भी कहूँगा कि अगर आपको कुछ स्किल पाना है तो उसके लिए कुछ डिवोट करना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और फिर फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। आपने बताया कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पैथी है। सर, एक अंतिम सवाल, होम्योपैथ डॉक्टर्स की डिमांड इंडिया के साथ साथ क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। और आजकल अगर आप देखें तो पहले की बात और थी, जब हम इंटरनेशनल बुक्स को लेके आते थे, इंटरनेशनल स्पीकर्स एक अपने आप में चार्म होता था कि उनके सेमिनार्स अटेंड करने हैं। लेकिन आज इंडियन स्पीकर्स फॉरेन में जाके बहुत सारे सेमिनार्स कर रहे हैं। अर्निंग सोर्स भी है ये आजकल स्पीकिंग का। तो होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए ये स्पीकर बनना भी एक अर्निंग सोर्स बन गया है। और इंटरनेशनल लेवल पे इतने डॉक्टर्स ही नहीं है जो सेमिनार कर पाए। मतलब यानी कि अगर ज्यादातर डॉक्टर इंडिया के हैं, इंडिया से, यानी कि अगर इंडिया में कोई BHMS करता है तो इंडिया में तो स्कोप है ही है, इंटरनेशनल लेवल पर भी वो अच्छा कर सकता है। ग्लोबली स्पीकिंग का बहुत अच्छा एक अर्निंग सोर्स बना हुआ है इंडिया। चलिए, बहुत अच्छी बात। अंत में आपका उन अभिभावकों और उन स्टूडेंट्स को कोई सुझाव रहेगा जिनको नीट के थ्रू MBBS नहीं मिला और आप BHMS का सुझाव देना चाहते हैं, स्पेशली फॉर शेखावाटी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सीकर के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा अभिभावकों को कि आप अगर बच्चे को एक बेहतर ग्रेजुएशन की तरफ धकेलना चाह रहे हैं तो होम्योपैथी की तरफ अपनाएं आप उस कदम को। और शेखावाटी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सीकर कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है एक बेहतर शिक्षा देने में। यहाँ हमारे पास एक बेहतर स्टाफ के साथ साथ हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर आप अपने बच्चे को 5.5 साल के अंदर एक डॉक्टर बनता हुआ देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आपका भी सपना है BHMS करके वाइट कोट पहनने का और देश की समाज की सेवा करने का, तो आज ही चुने राजस्थान का अग्रणी संस्थान शेखावाटी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सीकर। अधिक जानकारी के लिए कॉलेज विजिट करें या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों, फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी बेनिफिशियरी पॉडकास्ट में। आज के लिए हमारे साथ सचिन गुप्ता जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन साझा करी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।